हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा काइंड्स ऑफ टेंडर एंड इसेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सर बच्चों के समझ में नहीं आता और एग्जाम में जो है कई बार आ चुका है ये टॉपिक, तो सर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। सर आप अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल पे जब आएंगे तो सर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर ECU 05 BCom इग्नू मर्केंटाइल लॉ नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें आपके जो है कवर कर रखे हैं लॉ से रिलेटेड, तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को ध्यान से पढ़ते हैं, देखते हैं, तो सर मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि सर आपके इजीली जो है एग्ज़ाम में 70 to 80% मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वर्ड से हमारे पास टेंडर। बेसिकली टेंडर का मतलब क्या होता है? अटेम्प्ट टू परफॉर्म। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। काइंड ऑफ टेंडर। टेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो सर टेंडर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेकंड होता है टेंडर ऑफ मनी। चलिए पढ़ते हैं सर। टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर गुड्स और रेंडर्ड सम सर्विसेज कंप्लीटली डिस्चार्ज व्हेन द गुड्स आर टेंडर्ड फ्रॉम एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ द गुड्स और सर्विसेज आर रिफ्यूज दे need not to be offered again and the promisor is discharged from his liability. At the same time he may file a suit against the promisor for non accepting. Basically sir tender of goods and services का मतलब क्या होता है? जब A और B पार्टी आपस में कांटेक्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स के लिए, मतलब सर A को B को माल जो है डिलीवर करना था, या फिर ये कह सकते हैं सेल ऑफ सर्विसेज हमें जो है ट्रांसफ़र करनी हो या फिर गुड्स हमें सेल करने हो, इसके रिगार्डिंग होता है टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब A को गुड्स सेल करने हो B को और B को उसके बदले में उसे पैसे देने हो, और A ने क्या किया सर? A उसके गोडाउन के बाहर पहुंच गया माल को लेके कि सर ये लो आपके गुड्स और मेरे को पैसे दे दो, ये लो आप अपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लो। वहीं पर जो है B मना कर देता है सर गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देता है। तो इस केस में क्या होता है सर? A को उसके सामने रिक्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगेन एंड अगेन कि आप जो है इस गुड्स को ले लो, क्योंकि सर इस केस में A जो है अपना प्रॉमिस कंप्लीटली पूरा कर चुका है। तो टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर दे और दूसरी पार्टी उसे रिजेक्ट कर दे, उसे कहते हैं टेंडर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर ए जो है बेसिकली गुड्स लेके बी के पास पहुंच चुका, बट बी क्या कर रहा है? उसे रिजेक्ट कर रहा है। तो इस केस में ए जो है अपना प्रॉमिस जो है निभा चुका है, अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुका है अपनी लाइबिलिटी से। यहाँ पर अब लाइबिलिटी बनती है बी की, ऑब्लिगेशन बनती है कि वो उसे एक्सेप्ट करे। अगर यहाँ पर बी उसे मना कर देता है सर गुड्स एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ पर ए जो है बी पर केस फाइल कर सकता है कि नॉन एक्सेप्टिंग ऑफ द प्रॉमिस, की अपना जो है ये प्रॉमिस नहीं निभा रहा, और इस केस में क्या होगा? बी को ए को डैमेज पे करने पड़ेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज लॉस। मतलब कि जब बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? ए को डैमेज देने होंगे। बात करें टेंडर ऑफ मनी की। बेसिकली टेंडर ऑफ मनी क्या होता है? जहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो, वेयर द डेटर प्रॉमिस मेक अ वैलिड टेंडर ऑफर टू पे अमाउंट to this creditor and creditor refuse to accept the same, the debtor is not discharged from his liability to pay the amount. अब यहाँ पर क्या वर्ड आया सर? यहाँ पर वर्ड आया जब एक डेटर है उसे पेमेंट करनी है क्रेडिटर को, और वो क्रेडिटर को पैसे देने के लिए उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो गया, और क्रेडिटर ने मना कर दिया कि सर नहीं, मैं जो है पैसे अभी नहीं ले रहा, मेरे पास टाइम नहीं है, किसी भी रीज़न से उसने जो है एक्सेप्ट करने से पेमेंट मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सर ये नहीं होता कि अब वो उसे पैसे देगा नहीं। यहाँ पर सर हुआ ये कि सर उसकी लाइबिलिटी ख़त्म नहीं हुई, समझ पा रहे हो? वो डिस्चार्ज हुआ अपनी परफॉर्मेंस को पे करने के लिए, बट नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू पे दी अमाउंट। इन अदर वर्ड्स a tender of a money does not amount to discharge of the debt. The debtor continue to be liable for payment of the debt, but the debtor will not
नॉट लाइबल फॉर इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ वैलिड टेंडर। मतलब सर जिस डेट को डेटर जाके क्रेडिटर के यहाँ पर खड़ा हो गया पैसे देने के लिए, उस डेट के बाद सर जो क्रेडिटर है वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल देता हूँ सर मैं आपको, ए ने बी से 1000 रुपये लिए, ठीक है सर, ए ने बी से 1000 रुपये लिए और प्रॉमिस किया कि मैं आपको 3 मंथ बाद दे दूंगा। अब ए 3 मंथ बाद बी के पास पैसे लेके गया कि ये लो सर आपके 1000 रुपये, ठीक है सर, प्लस इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था वो। बट बी क्या है, बी ने डिनाई कर दिया लेने से कि नहीं मैं अभी पैसे नहीं ले रहा, कोई भी रीज़न देके। तो आफ्टर 3 मंथ अगर बी जो है पैसे लेता है ए से 6 महीने बाद, तो यहाँ पर ए जो है सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट देगा, क्योंकि ए ने अपने प्रॉमिस को जो है पूरा किया था, मतलब वो डिस्चार्ज हो चुका है अपने जो है परफॉर्मेंस के लिए। बट सर वो अभी भी लाइबल है पे करने के लिए उसे पैसे, मतलब सर वो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो उसे देगा, और जिस डेट पर ए बी के पास पहुंच गया था पैसे लेके, उसके बाद से कोई भी इंटरेस्ट काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है सर। अब पढ़ते हैं तो सर इसेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर। बेसिकली एक वैलिड टेंडर कब कहलाता है, क्या इसेंशियल उसके फैक्टर्स हैं जब वो वैलिड टेंडर होता है। इन द फोरगोइंग paragraph you have seen that tender of a performance discharges a party from further his liability. However, it is necessary that the tender must be valid. For a tender to be valid, the following condition must be satisfied. कब माना जाएगा उसे एक वैलिड टेंडर, जब कुछ ये फैक्टर्स हैं जब इनको सेटिस्फाई किया जाएगा तब उसे एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। फर्स्ट क्या है, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। जो टेंडर है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, वहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी उसे क्या माना जाएगा, एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। एन अनकंडीशनल टेंडर इज वन विच इज अकॉर्डिंग विद द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दस अ कंडीशनल ऑफर ऑफ अ परफॉर्मेंस इज नॉट गुड टेंडर and the other party is entitled to reject it. For example, A debtor offered to pay B his creditor the amount due to him if B sells certain goods to him. It is unconditional tender and therefore invalid. Basically क्या कहा गया, जब टेंडर जो है वैलिड टेंडर माना जाएगा जब वो अनकंडीशनल होगा। अनकंडीशनल मीन्स जहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशन नहीं होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट के वाइज ही चलेगा। अगर वहाँ पर ये हो जाता है कि ए जो है बी को पैसा देने के लिए पहुँच गया कि ये लो बी तुम पैसा ले लो, और वहाँ पर बी उससे ये कह दे कि नहीं ए मैं तुमसे तभी पैसा लूँगा जब तुम मेरे से माल परचेज करोगे, तो सर यहाँ पर क्या एक कंडीशन रख दी, तो सर ये एक वैलिड जो है टेंडर नहीं बन पाएगा अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशन रखी जाएगी तो। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं सर, इट मस्ट बी मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है सर, जो टेंडर है उसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। जनरली द टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस आर अग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज एंड टेंडर मस्ट मेड अकॉर्डिंगली। बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो किस टाइम पर और किस प्लेस पर जो है डिलीवरी करनी है या फिर पैसे पे करने हैं, उसी के बेस पर जो है जो टेंडर है वो होना चाहिए, तभी उसको एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। द टेंडर ऑफ अ गुड्स ऑल्टर्ड द बिजनेस आर ऑफ अ गुड्स और मनी बिफोर द ड्यू डेट इज नॉट अ वैलिड टेंडर। जब मान लो सर गुड्स डिलीवर करने की डेट 22 तारीख कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है और आप कह रहे हो कि नहीं सर 21 तारीख को ही आप गुड्स लेके पहुंच गए, और अगली पार्टी डिनाई कर रही है गुड्स लेने से 21 तारीख को, हो सकता है सर उसका गोडाउन खाली ना हो, तो वहाँ पर सर प्रॉपर टाइम नहीं है सर, प्रॉपर प्लेस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, वो टेंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, क्योंकि सर उसने टाइम से पहले डिलीवरी की है या टाइम के बाद डिलीवरी की है, तो इसे वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। वैलिड टेंडर तभी माना जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग टाइम होगा और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग प्लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ he promised wants to deliver the goods at 1 PM, this is not a valid tender unless it so agreed। in the sense कि अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि सर 1 बजे जो है गुड्स की डिलीवरी होगी, इसके अलावा जो टाइम सिर्फ लिखा है, प्लेस नहीं लिखी, डे नहीं लिखा, तो सर इसे एक वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। थर्ड पॉइंट करते हैं सर, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स इट मस्ट गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू गिव प्रॉमिस of ascertain that the goods offer are the same as a promisor is bound to deliver. Thus a tender of a goods at such a time when the other parties cannot inspect the good, it is
नॉट वैलिड टेंडर। इन द सेंस कि जो गुड्स की क्वालिटी या फिर पैकेजिंग लिखी थी कॉन्ट्रैक्ट में उसी के हिसाब से अगर गुड्स की डिलीवरी होगी तभी उसे एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। अगर उसमें किसी भी तरह का ऑल्ट्रेशन हुआ, चेंज हुआ, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टेंडर नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। ए पीसमिल tender of goods or to pay the amount of installment is not a valid tender। for example, A ने प्रॉमिस किया B को कि वो उसे 100 पैकेज ऑफ राइस जो है डिलीवर करेगा सर्टेन डे के दिन। इफ़ इन और A agree and place offer to deliver 80 पैकेज ओनली, दिस इज नॉट वैलिड टेंडर। ओके सर, यहाँ पर बेसिकली क्या कहा गया सर, A जो है B को 100 पैकेज ऑफ राइस जो है डिलीवर कर रहा है, बट हुआ क्या सर, A क्या कह रहा है कि नहीं आज मेरे पास 100 नहीं है, आप एक काम करो 80 रख लो। तो इसे भी क्या कहा जाएगा सर, इसे भी एक वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। जब तक सर पूरा होल ऑब्लिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसे वैलिड टेंडर नहीं माना जाएगा। तो जिस दिन 100 पैकेज लेके वो बी के पास गया सर, उसी को एक वैलिड टेंडर माना जाएगा, जहाँ पर एक पार्टी अपनी पूरी तरह परफॉर्मेंस पूरी करेगी, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करेगी। ठीक है सर। फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं, इट मस्ट बी मेड टू द प्रॉमिस और हिज ड्यूटी ऑथराइज एजेंट। दस अ टेंडर टू अ स्ट्रेंजर इज नॉट वैलिड इन केस देयर आर जॉइंट प्रोमिसेस। इट इज नॉट नेसेसरी for the promisor to offer performance to each one of them. A tender may be made to any one of joint promises. Thus, a tender made to one of several joint promise has to same legal effective as tender of all of them. Basically इस केस में क्या कहा गया है सर, it must be made to the promisee or his duly authorized agent। सिर्फ और सिर्फ उसी को इस कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाएगा जिसपे जो है कॉन्ट्रैक्ट में जिसके बारे में लिखा होगा। लाइक ए कह रहा है कि बी को सर मैं इस दिन आपको डिलीवरी करूंगा, बट बी ने क्या कहा है तो सी को डिलीवरी कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी की डिलीवरी मानी जाएगी जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या फिर बी ने पहले ही बता रखा है कि आपको इसको डिलीवरी करनी है। अगर एक अपने आप से ही किसी एक स्ट्रेंजर को डिलीवर करता है या फिर बी कहता है कि आप किसी को भी डिलीवर कर दो, तो सर उसे एक प्रॉपर टेंडर नहीं माना जाएगा। 6 पॉइंट कहते हैं, इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, मनी के केस में टेंडर मस्ट बी एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए जो वो पे कर रहा है, ड्यू डेट सेम होनी चाहिए, लीगल इट मस्ट बी लीगल टेंडर, इट शुड नॉट बी इन एनी ऑफ अदर फॉर्म सच फॉरेनर करेंसी और चेक। पेमेंट बाय चेक इज वैलिड टेंडर प्रोवाइड द पर्सन हुम इज मेड इज रेडी टू विलिंग टू एक्सेप्ट दिस। अभी सर यहाँ पर बात करें सर, मान लो आपको एक क्रेडिटर को जो है पैसे पे करने हैं, तो सर यहाँ पर ये नहीं होगा कि आप जो है पूरा अमाउंट नहीं दे रहे, आप कह रहे हैं नहीं सर 20-50 जो है कम ले लो, आपको 1 लाख रुपए देने हैं तो आप उसे 80,000 दे रहे हैं और कह रहे हैं नहीं सर अब इसे वैलिड टेंडर करो, मैंने तो अपना जो है ऑब्लिगेशन को पूरा किया। तो यहाँ पर सर ऑब्लिगेशन पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सर अमाउंट जो है पूरा होना चाहिए, प्लस जो ड्यू डेट है वो सेम होनी चाहिए, और करेंसी जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगी। लाइक उसमें अगर इंडियन करेंसी लिखी है तो इंडिया और डॉलर लिखे है तो डॉलर। चेक भी यहाँ पर वैलिड होगा, ये नहीं हो सकता कि जो बी पार्टी है वो कहे नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश ही चाहिए, तो यहाँ पर चेक भी वैलिड माना जाएगा। हाँ, यहाँ पर अगर करेंसी की बात करें, आप अगर इंडियन करेंसी की जगह उसको डॉलर या फिर कुछ भी दे रहे हैं और कह रहे हैं बाद में जाके एक्सचेंज करा लिए, तो सर यहाँ पर वो भी जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आई विल रिवाइज सर, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि एक इसेंशियल वैलिड टेंडर के लिए क्या क्या चाहिए। पहला सर, इट मस्ट बी अनकंडीशनल होना चाहिए, इट मस्ट बी प्रॉपर टाइम और प्लेस, इन केस टेंडर ऑफ गुड इट मस्ट बी गिव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू प्रॉमिस अ सर्टेन दैट गुड्स ऑफर्ड आर सेम, इट मस्ट बी होल ऑब्लिगेशन, सब पूरे के पूरे गुड्स होने चाहिए, इट मस्ट बी मेड टू प्रॉमिस और हिज ड्यूली ऑथराइज एजेंट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, जो है एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए, करेंसी सेम होनी चाहिए, चेक के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है सर, तभी उसे एक लीगल टेंडर माना जाएगा, एक वैलिड टेंडर माना जाएगा। आई होप सर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।